हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम जीके और साइंस का सेट नंबर 6 लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आज एग्ज़ाम के दृष्टि से रेलवे के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही। और अभी आप लोगों को पता होगा IARI टेक्नीशियन का भी एग्ज़ाम डेट आ गया है, जो 28 फरवरी से स्टार्ट है और 5 मार्च तक चलेगा। उसमें उसका सिलेबस भी आप लोग को पता ही होगा। उसका सिलेबस क्या है? मैथ्स मैथ्स 25 का है और जीके 25 का है। जनरल नॉलेज हो गया, साइंस साइंस का 25 है और करेंट और जनरल अवेयरनेस जीए जिसको बोलते हैं वो 25 का है। तो यानी कि ये 3 सेक्टर जो है वो 25 टोटल 75 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो ये एग्ज़ाम IARI टेक्नीशियन का जो एग्ज़ाम है, जिन्होंने वो फॉर्म भरा है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनका साइंस, जीके और जीए जिसका स्ट्रॉन्ग होगा वो डेफ़िनेटली है कि वो क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने अ, सेट है, जो आप हमारे प्रीवियस सेट को भी देखिएगा तो उसमें साइंस और जीए और जीके से क्वेश्चन दिए गए हैं। 25-25 क्वेश्चन का सेट है। अभी तक 25 जो साइंस का करा रखा है, वो पिछले आप जब इसके प्लेलिस्ट साइंस प्लेलिस्ट में जाइएगा तो उसके 25 सेट 25 टॉप 25 क्वेश्चन के हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप 25 सेट्स कर लेंगे तो साइंस का जो 25 सेट है उसमें से आप इजीली 20 क्वेश्चन तो आप कंफर्म है कि कर पाओगे। और ये जो पांचवा सेट है साइंस और जीए का, उसका इसमें दोनों क्वेश्चन मिक्स रहते हैं, तो ये आप करोगे तो ये भी बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए और कुछ नहीं करना है, बस आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो देखिए और 1 से 2 बार अगर आप वीडियो फ़ास्ट करके देख लोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है और मैंने इसमें आंसर भी आंसर को ब्लू कर रखा है, ग्रीन है। तो चलिए देखते हैं, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो कौन से दर्पण में? समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब किसमें बनता है? समतल दर्पण में। ठीक है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होता है वो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ठीक है, अब अगर उत्तल दर्पण की बात करें, ठीक है, तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? इस तरीके से इधर इस ये लेपित होता है, ये ठीक से बन नहीं पा रहा है, इस तरीके से लेपित होता है और ये जो होता है हमेशा क्या होता है? प्रतिबिंब सीधा होता है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, ठीक है, तो उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा सीधा होता है। जैसे एक ये दर्पण इस तरीके का उत्तल बना लिए हम लोग, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा होगा, हमेशा सीधा होगा, दर्पण के पीछे और छोटा बनता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण याद है, सीधा, दर्पण के पीछे और छोटा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है उसकी प्रकृति हमेशा वो क्या होता है? उल्टा होता है, राइट। वास्तविक प्रतिबिंब कैसी होती है? उल्टा होती है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण और अवतल। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब उत्तल और अवतल दोनों बनाता है। जैसे कि उत्तल का हमने अभी बताया था आप लोग को कि प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है, आभासी होता है और दर्पण के पीछे और छोटा होता है। लेकिन अवतल दर्पण में भी क्या होता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों का प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बनता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा? आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है या आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है या सभी कथन सही है? तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। कैसे? एक ऐसे लाइन रख लीजिए जिसपे और आपतन कोण जो है, आपतित किरण इस तरीके से आएगी और जितने डिग्री पे आएगी उतने डिग्री पे वो रिटर्न होगी और बीच का जो एक लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। तो जितना थीटा यहाँ इधर बनेगा उतना ही थीटा इधर बनेगा, जितना कोण इस साइड का होगा उतना ही कोण उस साइड का होगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में, हमारे मुंह में जो है लार बनता है
उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। हमारे मुंह में कौन सा एंजाइम बनता है? टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, हम लोग जो श्वसन क्रिया होता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? श्रा श्वासोच्छवास। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? कोशिका जो हमारे सेल्स है, ऊर्जा उपयोग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो उसको ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। हमारे जो भी चीज़ बॉडी में हम लोग खाते हैं तो उसको किस चीज़ में तोड़ती है? ग्लूकोज में तोड़ती है। ग्लूकोज क्या करता है? एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी के लिए भी हम लोग को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। देखते होंगे खिलाड़ी लोग ग्लूकोज वाला पानी पीता है ताकि उसको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारे शरीर को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? ग्लूकोज की। ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? पौधे में ऑक्सीजन बहती मतलब पौधों में जो ऑक्सीजन पहुंचता है बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो विशरण कहते हैं। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण आप लोगों को पता है? कमेंट करके बताइए प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है? पौधा भोजन बनाने के लिए करती है प्रकाश संश्लेषण। भोजन के लिए यूज करती है। ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से लेने के लिए विशरण का उपयोग करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे 10 नंबर। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? खाद्य पदार्थों की परिणति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? विघटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहेंगे? विघटन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। खाद्य पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? पौधे में हस्तांतरण का मुख्य रूप क्या है? सुक्रोज। ठीक है, ग्लूकोज हम लोग बता दिए। ग्लूकोज क्या होता है? ब्लड में शर्करा की मात्रा, एनर्जी देता है, प्रोटीन। ठीक है, सुक्रोज होगा इसका। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? कितना होता है? तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/180, मतलब 120 के स्पीड से ब्लड जाना चाहिए और 80 के स्पीड से वो वापस आना चाहिए। तो इसीलिए इसको 120/180 कहते हैं। अच्छा, ब्लड प्रेशर मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आता है, तो क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। अच्छा, हमारे जो हेड होता है, माथा होता है, सर होता है, उसके अंदर एक बाहरी झिल्ली होती है जिससे हमारा माथा को सुरक्षित किया जाता है, पतला सा होता है। उसको क्या कहते हैं? तो ड्यूरामीटर। क्या कहते हैं उसको? ड्यूरामीटर कहते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की बाहरी झिल्ली को क्या कहेंगे? ड्यूरामीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। सूंघने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राणेंद्रिय पाली। ऑप्शन नंबर बी। सेरिब्रम क्या होता है? ये आप लोग कमेंट में बताइए। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र, देखिए आई गया। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का क्या केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम। और ये हमारे दिमाग का सबसे बड़ा हिस्सा भी होता है। 66% दिमाग का पार्ट यही होता है। जो हमारा मेमोरी, जो याद करने की क्षमता होती है, बुद्धि और चतुराई की क्षमता होती है, हेड का सबसे बाहरी भाग, अपर भाग जो सबसे आगे वाला भाग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। और सेरिबेलम जो होता है वो हमारे बॉडी को संतुलन बनाने में कारगर होता है। हाइपोथैलेमस फीलिंग्स जो आती है, लव, ये सब का जो है, इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो गर्दन स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, गर्दन की जो हड्डी होती है उसमें जो नसें होती है 12 जोड़िए, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। तो सेरिब्रम आप लोगों को पता है दिमाग के, हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। 66% अप्रॉक्स बुद्धि, चतुराई, याद करने की क्षमता, मेमोरी पावर। जिसका सेरेब्रम स्ट्रांग है वो बच्चा क्या होगा? स्ट्रांग होगा, उसको याद करने की पावर अच्छी होगी, लंबे समय तक उसको याद रहेगा कोई भी चीज़। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है इंसुलिन के कारण। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? इंसुलिन के कारण होता है। इंसुलिन जिसका ग्लूकोज नियंत्रित नहीं होता है, डायबिटीज़ वालों को क्या होता है? किस चीज़, कौन सी दवाई दी जाती है? इंसुलिन की इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और डायबिटीज़ के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। तो इंसुलिन कहाँ बनता है? अग्नाशय में बनता है। और डायबिटीज़, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो इंसुलिन की
अधिकता मतलब इंसुलिन का उसको क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है, ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम है, ऑक्सीजन क्या है, एक एंजाइम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 18 जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? तो पोषण आएगा, उत्सर्जन आएगा, श्वसन आएगा ही, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो मृतोपजीवी, मृत जीवी में आता है, गोबर छत्ता आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है कितना? तो 0.03%। ठीक है, अच्छा ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था 78% और 28% के बारे में। 78% कौन वायुमंडल में होता है, 28% कौन होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पिछले वीडियो में अगर नहीं है पता है तो पिछले वीडियो, इससे जस्ट पीछे वाला वीडियो जो है 4 नंबर या 3 नंबर होगा, 4 नंबर शायद उसमें होगा, तो आप लोग बताइए कमेंट करके। प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड का एक परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा होता है? कॉपर चूर्ण को वायु पर गर्म करने उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो इस परत का रंग कैसा होता है? काला, ब्लैक कलर का इस परत का रंग होता है। 23 सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? सब्जी जो गल जाता है, सड़ जाता है, उसका कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। किस अभिक्रिया का? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, राइट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है? 14। पीएच मान क्या होता है? पीएच वैल्यू आप लोग बताइए, पीएच वैल्यू क्या होता है? पीएच वैल्यू अम्ल और क्षार के बीच का जो वैल्यू होता है, अम्ल एसिड, एसिड और बेस, और बीच में जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, ये 7 जो होता है ये उदासीन होता है, यहाँ 0 से शुरू कीजिए और 14 तक जाता है, राइट। और 7 जो होता है बीच का, इसको उदासीन बोलते हैं, ये उदासीन होता है, जिसका वैल्यू 7 होगा वो उदासीन होगा, राइट। और अम्ल, एसिड अम्ल हो गया, ये खट्टा होता है, एसिड जो होता है वो खट्टा होता है, और बेस जो होता है मतलब क्षार जो होता है वो कड़वा होता है। तो 0 से लेके ये 7 तक अम्ल, 7 से पहले अम्ल होता है और 7 के बाद जो होता है वो बेस में आता है, यानी कि क्षार में आता है, जो कि कड़वा होता है। ये लाल लिटमस को, नीला को लाल कर देता है, और लाल को क्षार जो है वो लाल को नीला कर देता है। पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 25 किसी उदासीन विलय का पीएच मान है? देखिए अभी मैंने बताया कि उदासीन विलयन कितना पे होता है? 7 पे। 7 पे जो रहेगा वो उदासीन विलयन कहलाएगा। ठीक है, ये 25 क्वेश्चन हो गए। हालांकि मैंने इसमें आंसर पहले से आपका कलरफुल कर रखा है, तो आप लोग को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी आंसर की दे रखा है, तो आप लोग अगर चाहिए तो आंसर की आप ढक के भी आंसर की देख लीजिए। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में बताइएगा, और दूसरे दोस्तों को बताइए जो आप लोग IARI का जो जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। और आप लोग बस वीडियो देख लीजिए, IARI का जो साइंस का कम से कम वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा, और अभी भी 5 से 6 दिन बचे हुए हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूँ, ताकि आप लोगों का एग्ज़ाम अगर आप वीडियो देख के जाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, धन्यवाद, जय